मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया है। इस बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया। हालांकि इस बार के बजट में टैक्स भरने वाले करदाताओं को कुछ खास नहीं मिला। वित्त मंत्री की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे कि करदाताओं के हाथ जरूर मायूसी लगी है। लेकिन सड़क, रेलवे, मेट्रो और दूसरे आवागमन प्रोजेक्ट्स के लिए मोदी सरकार ने दिल खोलकर सौगात दी। वित्त मंत्री ने रेलवे को जहां लगभग 1 लाख करोड़ का बजट दिया, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर और नासिक मेट्रो का विस्तार के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है, जबकि सरकारी बसें 10,000 करोड़ खर्च करके केंद्र सरकार चलाएगी। इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। इसके अलावा स्पेस मिशन और लेह में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान भी बजट में किया गया। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुश्किल वक्त में जनता को राहत देने वाला आम बजट पेश किया। दशक का पहला बजट 6 स्तंभों पर आधारित है। इसमें पहला स्तंभ है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा स्तंभ है भौतिक वित्तीय पूंजी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्तंभ है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा रिसर्च और डेवलपमेंट, छठवां न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। बजट के पहले हिस्से में वित्त मंत्री ने हेल्थ को समर्पित किया। नेशनल हेल्थ सेंटर को मजबूत बनाने सरकार के प्रयासों पर जोर दिया गया। सरकार ने हेल्थ बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर लगभग 2.5 लाख करोड़ पर किया है। इस लिहाज से इसे हेल्थ सेक्टर के बजट में 137% की बढ़ोतरी कहा जा सकता है। बजट में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जीडीपी का 13% हिस्सा यानी 27.18 लाख करोड़ रुपए की राहत दी है। इस लिहाज से इस हेल्थ सेक्टर के बजट में 137% की बढ़ोतरी कही जा रही है। 64,180 करोड़ के बजट के साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू करने की बात भी कही गई। वित्त मंत्री ने 4 राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखते हुए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2.25 लाख करोड़ का ऐलान किया। बता दें कि 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, बंगाल और असम में चुनाव होने वाले हैं। इसमें वित्त मंत्री का बंगाल से ज्यादा फोकस तमिलनाडु पर है। बजट में सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ के निवेश को मंजूरी देने की बात कही गई है। बैंकों को एनपीए से छुटकारे के लिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट कंपनी बनाई जाएगी। आईडीबीआई के साथ साथ 2 बैंक और एक पब्लिक सेक्टर कंपनी में विनिवेश होगा। इसके लिए कानून में बदलाव की भी बात कही है। वहीं एलआईसी में भी आईपीओ लाने की बात कही गई। साल 2021 के लिए पेश बजट में रेलवे को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रेलवे ने फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम के तहत नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है। वहीं 2023 तक 100% ब्रॉडगेज के इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए विस्टा डोम कोच शुरू किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने भारत को उम्मीदों का देश माना है। टीम इंडिया के हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पर जीत को याद दिलाते हुए देश के लोगों की क्वालिटी की बात की। टैगोर की बात को दर्शाते हुए कहा कि उम्मीद एक ऐसा पक्षी है जो अंधेरे में भी चहचहाता है। बजट में शहरी इलाकों में बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। इसके लिए 20,000 बसें तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। देश में मेट्रो सेवा को बढ़ाने का ऐलान किया गया। अभी 702 किलोमीटर मेट्रो चल रही है। 27 शहरों में 1,016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चलने की बात कही गई। नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो चलेगी। आज पेश हुए बजट में वित्त मंत्री ने 32 राज्यों में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू करने की घोषणा की। देश के प्रवासी मजदूरों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना भी जल्द लागू की जाएगी। इसके अलावा राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम भी लाने की बात कही गई। वित्त मंत्री सीतारमण ने साल 2020-21 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% निर्धारित किया है। साल 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं 2025-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5% करने का लक्ष्य रखा गया। 4G और कोरोना महामारी की वजह से देश में ई एजुकेशन को काफी बढ़ावा मिला है। बीते 2 साल में स्कूली छात्रों के स्मार्टफोन प्रयोग में 25% की बढ़ोतरी हुई है। लिहाजा अब सरकार ई एजुकेशन को बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। इससे शैक्षिक असमानता को दूर करने की कोशिश की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के पटल पर रखे गए इकोनॉमिक सर्वे में ये बात कही। बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई लोग सोच रहे थे कि हम आम आदमी पर टैक्स का बोझ डालेंगे, लेकिन ट्रांसपेरेंट बजट पर फोकस किया। वित्त मंत्री ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च और हेल्थ केयर सेक्टर पर जोर देना इस बजट की 2 अहम बातें रही।
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। बजट पेश होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार भारत की संपत्ति को अपने कुछ पूंजीपति दोस्तों को सौंपना चाहती है। राहुल गांधी ने बजट के बाद केंद्र सरकार पर हमला बोला। मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और जबलपुर पश्चिम सीट से कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने केंद्र सरकार के बजट को निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस बजट से आम आदमी, नौकरी पेशा, किसान, गरीब और बेरोजगार पूरी तरह से निराश हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया, जिसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बजट 2021 को संसदीय सचिव पारसनाथ ने बहुत निराशाजनक बताया और कहा कि केंद्र सरकार के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए कोई भी योजना शामिल नहीं की गई है, जबकि चुनावी लाभ लेने के लिए चुनाव वाले राज्यों पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के लिए अगले 5 साल की कार्ययोजना का प्लान जारी किया है। सीएम आज भोपाल स्मार्ट सिटी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, पूर्व मेयर आलोक शर्मा और अफसरों के साथ मंथन किया और फिर भोपाल में अगले 5 साल के खाके को सार्वजनिक किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू एक दिवसीय दौरे पर आज लूरमी पहुंचे, जहां वे औराबांधा गांव में साहू समाज द्वारा आयोजित माता राजिम जयंती और जोधपुर में गुरु घासीदास बाबा की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त बुराइयों का त्याग कर सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया बालू जिले के गुंडरदेही पहुंचे, जहां उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही सतनाम समाज द्वारा आयोजित समारोह में सम्मिलित होकर सतनाम भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान 7 फरवरी को 5-6 घंटे के दौरे पर ग्वालियर जा रहे हैं। बता दें कि सीएम पहले 10 फरवरी को ग्वालियर पहुंचने वाले थे। सीएम यहां निगम के कामकाज की समीक्षा, विजन डॉक्यूमेंट का प्रेजेंटेशन और डिजिटल म्यूजियम कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हो सकते हैं। रायगढ़ में निर्माणाधीन बस टर्मिनल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल नगर निगम सिटी बसों के लिए 49 लाख रुपए की लागत से बस टर्मिनल बनाने जा रहा है, जिसका विधायक प्रकाश नायक ने भूमि पूजन भी कर दिया है। भाजपा का आरोप है कि शहर में सिटी बसों का परिचालन नहीं हो रहा। रायगढ़ में इस साल से शुरू होने जा रही नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले ही विवादों में है। बीजेपी नेता ओपी चौधरी ने राज्य सरकार पर इंजीनियरिंग कॉलेज को बंद करने और आधी अधूरी तैयारियों के बीच यूनिवर्सिटी की स्थापना कर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। दमोह की पथरिया के विधायक रामबाई सिंह 10वीं कक्षा के विज्ञान विषय में फेल हो गई हैं। रामबाई ने ओपन बोर्ड के जरिए परीक्षा दी थी, लेकिन विज्ञान विषय में पासिंग मार्क्स से वो 1 नंबर से पीछे रह गई। इसकी जानकारी खुद विधायक रामबाई ने दी है। बता दें कि पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार 8वीं पास है और इस साल उन्होंने ओपन बोर्ड से 10वीं की परीक्षा दी थी। कटनी में बिस्ट्रा कंपनी को रेत का ठेका मिला है, जिस पर कांग्रेस नेता पद्मा शुक्ला ने अवैध रेत उत्खनन करने का आरोप लगाया। पद्मा का आरोप है कि जो खदानें उन्हें स्वीकृत नहीं हुई है, उससे भी बिस्ट्रा कंपनी अवैध उत्खनन कर रही है। पद्मा ने कहा कि बिस्ट्रा ने पुलिस और जिला प्रशासन को नोट देकर उनकी आवाज बंद कर दी, जिसकी जानकारी विधायक संजय पाठक को भी है। भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की अनुशासन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष भारत सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में अनुशासनहीनता के मामलों पर विचार किया गया। इस बैठक में देवास, उज्जैन और अन्य एक मामले में कांग्रेस से निलंबित नेताओं से समिति ने उन पर की गई कार्रवाई को लेकर उनका पक्ष जाना। मध्य प्रदेश सरकार ने 4 सीनियर आईपीएस अफसरों की नई पदस्थापना कर दी है। इसमें से 2 अफसर राजीव टंडन और सुधीर शाही प्रमोट होने के बाद महानिदेशक बने हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने दोपहर बाद आदेश जारी कर दिया। दरअसल संजय चौधरी डीजी जेल और संजय राणा डीजी लोकायुक्त 31 जनवरी को रिटायर हो गए थे। ग्वालियर में साल 2013 में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थीम रोड को एक बार फिर उखाड़ा जा रहा है। करीब 15 किलोमीटर लंबी इस सड़क को हेरिटेज लुक के साथ बनाया जाएगा। रोड के दोनों ओर भूमिगत विद्युतीकरण, फुटपाथ और निर्धारित अग्निशमन हाइड्रेंट नेटवर्क जैसे कई अत्याधुनिक प्रावधान के साथ सौंदर्यीकरण किया जाएगा। जबलपुर में नगर निगम की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि उसके पास अब अपने ही कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन देने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। अप्रैल 2020 से नगर निगम के खजाने में टैक्स के रूप में महज 80 करोड़ रुपए ही आ पाए हैं, जबकि निगम की देनदारी 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गई।
बस्तर में बड़े पैमाने पर मोबाइल टावर लगाने का काम जारी है, जिससे नक्सल मोर्चे पर तैनात जवान अपने परिजनों से आसानी से बातचीत कर सकें। ये बातें लोरमी पहुंचे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कही है। उन्होंने कहा कि नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों को पर्याप्त छुट्टियां मिल रही हैं। अवैध प्लाटिंग पर शिकंजा कसने के बाद अब टैक्स जमा नहीं करने वाले शहर के रसूखदार निगम के निशाने पर हैं। बिल और डिमांड नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं करने पर निगम ने 50 से ज्यादा बड़े और रसूखदार करदाताओं को लास्ट अल्टीमेटम देते हुए कुर्की कार्रवाई की चेतावनी दी है। इन पर निगम का करीब 5 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बकाया। रायपुर के खमाड़ी में दोहरे हत्याकांड में खुलासा हुआ है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर आनंद राय और दीपक सायतोड़े को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरे आरोपी अजय राय की तलाश की जा रही है। महासमुंद के बलौदा पुलिस ने 24 जनवरी को हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। निजी माइक्रो फाइनेंस शाखा के कर्मचारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 7 दिनों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया है। बता दें कि कसरोल नर्सरी प्लांट के पास शमशेर अली का शव जंगल से बरामद हुआ था। ग्वालियर में लिफ्ट देने के बहाने एक महिला से दुष्कर्म की घटना हुई है। मामले में पुलिस ने आरोपी और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी महिला की पहचान का है, जिसने ननद को अस्पताल से देखने के बाद घर लौटने के लिए निकली पीड़िता को लिफ्ट दी, जिसके बाद उसे अपने दोस्त के घर ले जाकर रेप किया। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी में एक दलित नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मकान मालिक के बेटे और उसके दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगाया। मुरार थाना प्रभारी पर भी पीड़िता ने मारपीट और बयान बदलने का आरोप लगाया है। पीड़िता ने कहा कि दबाव बनाकर माता पिता को भी थाने में बिठाया गया। नशे के खिलाफ बिलासपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 120 किलो गांजे के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। गांजे को उड़ीसा से मध्य प्रदेश ले जाने तस्कर तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने ऑपरेशन मुक्ति के तहत ये कार्रवाई की। इंदौर के सुरुचि गार्डन से आभूषण समेत लाखों रुपए के बैग की चोरी करते 2 बदमाशों की ये हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दरअसल इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के सुरुचि गार्डन में एक सगाई के दौरान 2 बदमाशों ने 10 तोला सोना और 80,000 के लिफाफे से भरा बैग पार कर दिया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। इंदौर में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल रविवार को 8 से 10 बदमाशों ने हाईलिंक सिटी के 2 घर से 25 से 30 लाख रुपए की डकैती की और वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इतनी बड़ी वारदात ने पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवालिया निशान खड़े किए थे। इसके बाद आनन फानन में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा कमाने का झांसा देकर उज्जैन की महिला टीचर से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक खरगोन और इंदौर के युवकों ने महिला टीचर से 50 लाख की ठगी की है। पीड़िता की शिकायत पर नानाखेड़ा पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। रीवा जिले में बस स्टैंड के पास कार सवार बदमाशों ने 25 साल की युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। समान थाना क्षेत्र का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। रीवा के समान थाना क्षेत्र में देर रात मामूली विवाद को लेकर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने एक कर युवक के पीठ और सीने में गोली दागी थी, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही उन पर 10,000 का इनाम घोषित किया है, जिससे उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सके। मुरैना में नकली दूध और खाद्य पदार्थ बनाने वालों पर प्रशासन की कार्रवाई जारी है। अंबाह में एक गोदाम से भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान और केमिकल बरामद किया गया। यहां से 3 बोरे माल्टोस, 20 टीन रिफाइंड ऑयल, 1 केन लिक्विड पाउडर और 3 केन हाइड्रोजन परऑक्साइड जब्त किया गया। ये सामान नकली दूध, मावा और पनीर बनाने में इस्तेमाल होता है। ग्वालियर में एक व्यापारी डेटिंग ऐप डाउनलोड करने के बाद ब्लैकमेलर्स के चंगुल में फंस गया। व्यापारी का डेटिंग ऐप के जरिए एक युवती से दोस्ती हुई थी। कुछ दिनों बाद दोनों पर्सनल बातें करने लगे, जिसे युवती ने रिकॉर्ड कर वायरल करने की धमकी देते हुए 50,000 की मांग की। इसकी शिकायत व्यापारी ने थाने में की है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। ग्वालियर पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। दरअसल जिले के सभी थाना प्रभारियों की विशेष टीम ने 90 लड़कियों को बरामद किया है, जो काफी सालों से लापता और गायब थी। पुलिस ने इन सभी लड़कियों को अलग अलग राज्यों से बरामद किया है, जिनकी काउंसलिंग कर उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है।
खरगोन जिला और पुलिस प्रशासन समेत नगर पालिका ने सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। सबसे पहले बस स्टैंड के सामने श्रीराम धर्मशाला के कब्जे वाली 12 दुकानों से 12 फीट अतिक्रमण हटाई गई। इसके बाद पोस्ट ऑफिस चौराहा से अतिक्रमण हटाकर करोड़ों रुपए कीमत की जमीन को मुक्त कराया। रायगढ़ के घरघोड़ा ब्लॉक में स्थित कटंग डी गांव में चूही खदान धंसने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं खदान में चूही खोद रही थी। इसी दौरान अचानक मिट्टी भरभरा कर धंस गई, जिसमें दोनों महिलाएं दब गईं। जेसीबी की मदद से महिलाओं को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक महिलाओं की मौत हो चुकी थी। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में महासमुंद के पटेवा फायरिंग रेंज से वापस लौटने के दौरान सड़क हादसा हो गया, जिसमें जीआरपी रायपुर के लाइन आरआई समेत 5 जवान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गलत साइड से आ रही वाहन को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। दंतेवाड़ा के नकुलनार के पास हुए हादसे में घायल लोगों को अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनसे मिलने विधायक देवती कर्मा बचेली पहुंची, जहां उन्होंने घायलों का हाल जाना। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन को घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए।